मॉर्निंग टू ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम एक अनोखा सफर शुरू करने जा रहे हैं जो शायद लंबा चल सकता है पर मज़ा बहुत आएगा। आज हम कोचेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करना शुरू करेंगे और वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। आपने देखा होगा काफ़ी एथलीट्स कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं ताकि उनका परफॉर्मेंस बेहतर कर सके। पर साथ ही में आपने ये भी देखा होगा हर कोई एथलीट इंटरनेशनल नहीं खेल पाता। तो इसके पीछे बहुत सारे अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से वो सारे इंटरनेशनल नहीं खेल पाते। पर उन सभी रीजंस में सबसे बड़ा रीजन एक है, वो है प्रॉपर ट्रेनिंग ना मिलना। तो ट्रेनिंग का मतलब है एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें तैयार करती है कोई भी कार्य के लिए। और ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग का मतलब फिजिकल एक्सरसाइजेस या शारीरिक व्यायाम होता है। और अगर आप, मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप बहुत अच्छे से ये फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हैं तो क्या वो गारंटी देता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे? नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज के अलावा ऐसे बहुत से साइंसेस हैं जो आपको एथलीट बनाने में उपयोगी होते हैं। पर आज हम उनमें से एक साइंस पढ़ना शुरू करेंगे और वो है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज अ पेडागोजिकल प्रोसेस। इसका मतलब कि वो एक शैक्षणिक प्रक्रिया है, वो एक टीचिंग प्रोसेस है बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, और ये वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। aimed at preparing sportsmen for higher performances in sports competition, जिसका लक्ष्य एक ही है कि वो स्पोर्ट्समैन को प्रिपेयर करना चाहता है एक हायर परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स कंपटीशन में। तो ये डेफिनेशन हरदयाल सिंह ने दी थी 1986 में, और काफी इम्पोर्टेंस रखता है ये। तो इसमें 3 या 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो है एक पेडागोजिकल प्रोसेस, जिसका मतलब वो एक टीचिंग प्रोसेस है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एक टीचिंग प्रोसेस है। दूसरा, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे आधारित है, तो वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। और तीसरा, वो प्रिपेयर कर रहा है, जिसका लक्ष्य एक ही है कि वो स्पोर्ट्समैन को प्रिपेयर करे एक हायर परफॉर्मेंस के लिए। तो मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाऊंगा अब, और वो है एडेप्टेशन, जिसको हम अनुकूलन भी बोलते हैं। तो जितनी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आप सीख लो, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिस पे सारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डिपेंडेंट है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अडेप्टेशन क्या है। तो चार्ल्स डार्विन ने 1859 में कहा था कि जो जीव वातावरण में परिवर्तन के अनुकूल होते हैं और समय के अनुसार परिवर्तन लाते हैं, वही जीवित रह सकते हैं। तो द ऑर्गेनिजम्स ability to adapt to changes in its environment, अगर आप आपके जो वातावरण में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके साथ आप परिवर्तन के अनुकूल होते हैं एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली ओवर टाइम, और समय के अनुसार आप चीज़ों में परिवर्तन लाते हैं, तभी आप जीवित रह सकते हैं। तो ये चार्ल्स डार्विन ने 1859 में कहा था। और यही चीज अगर स्पोर्ट्स में देखें तो ट्यूडर बॉम्पा ने कहा कि जैसे आपको परिवर्तन लाने पड़ेंगे वातावरण और समय के अनुसार, वैसे ही अगर आप ट्रेनिंग का बोझ झेलने की क्षमता रखते हैं
तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे, वरना फटीग, ओवर रीचिंग या ओवर ट्रेनिंग से मरेंगे। तो द एबिलिटी ऑफ द एथलीट टू अडेप्ट एंड एडजस्ट टू वर्कलोड्स, तो अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाते आपके ट्रेनिंग लोड्स से, या आप एडजस्ट नहीं कर पाते, तो फिर आप ओवर ट्रेनिंग या फटीग से गुजरेंगे और आप शायद स्पोर्ट्स छोड़ भी दें। तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि अडेप्टेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक अच्छे लेवल का परफॉर्मेंस काफ़ी सालों की प्लानिंग, व्यवस्थित और चुनौतीपूर्ण ट्रेनिंग का नतीजा होता है। तो ट्रेनिंग एक अच्छे लेवल का, अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए, तो वो क्या होता है, बहुत सारे सालों की प्लानिंग होती है और सिस्टमैटिक वे में होती है वो प्लानिंग, और चैलेंजिंग टास्क देते हैं। ऐसा टास्क नहीं होता कि आपको कुछ चैलेंज ही ना मिले। अगर वैसा होता है तो परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा, या बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा तभी भी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत चैलेंजिंग टास्क आपको देने की ज़रूरत होती है। तो अब हम और एक चीज़ समझ गए यहाँ पे कि आप अगर अडेप्टेशन नहीं करते तो आपका सर्वाइवल या आपका जीवित रहना बहुत मुश्किल है। तो अडेप्टेशन इज द की टू सक्सेस। अब यहाँ पे हमने 3 अलग अलग कंडीशंस देखेंगे। एक कंडीशन एक ए, दूसरा कंडीशन बी और तीसरा कंडीशन सी। तो तीनों में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगी, ऑरेंज, ग्रीन और येलो में। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो आपकी होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि वो एक आपकी नॉर्मल अवस्था है। जो आपकी नॉर्मल अवस्था है उसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। तो अब हम पहला कंडीशन देखेंगे। हमने हमारी नॉर्मल अवस्था को एक लोड देके गिराया, उसके बाद हमने एक रिकवरी दी, और वो रिकवरी के साथ आपका अडेप्टेशन हुआ। और अगर आप वो चीज़ से अडेप्ट हो गए, उसके बाद हमने दूसरा नया लोड दिया। अब इधर क्या लिखा है मैंने, न्यू वेरिड लोड। इसका मतलब कि आप एक नया और वेरिएशन वाला लोड देते हैं, तभी वो एक चैलेंजिंग टास्क बनता है एथलीट के लिए। फिर वापस आपने रिकवरी दी और अडेप्टेशन हुआ। फिर वापस ऐसे 3-4 अलग अलग लोड्स आपने दिए और उनके साथ साथ अडेप्टेशन होता रहा। तो आपने देखा कि जो आपकी नॉर्मल अवस्था थी, जो आपकी होम्योस्टेसिस थी, जो आपका अडेप्टेशन का थ्रेशोल्ड था, वो बढ़ गया और यहाँ पे आ गया। तो ये लेवल आपका जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूव हुआ, ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने एथलीट को एक नया लोड दिया और दूसरा उसके साथ साथ एक अडेप्टेशन होने की टाइम दिया। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये एक कंडीशन थी। अब हम ऐसी ही एक दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, आपने लोड दिया, आपने अडेप्टेशन होने के लिए टाइम भी दिया, उसके बाद आपने सेम लोड दे दिया। मतलब जो लोड आपने पहले दिया था उतना ही लेवल का लोड आपने वापस दिया। अब वापस आपने अडेप्टेशन होने दिया, वापस ऐसे 3-4 सेम लोड आपने दिए। तो आपको क्या देखा इसमें कि पहले में थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुआ, दूसरे लोड में थोड़ा परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ, अब तीसरे और चौथे लोड में आपने देखा कि परफॉर्मेंस सेम का सेम रहा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप सेम लोड देते रहते हैं एथलीट को, तो वो क्या होता है, एक लेवल तक स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट देगा, पर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर आप देंगे तब वो एक प्लेटो बना देगा। प्लेटो का मतलब क्या है कि एक सेम ही कंडीशन में रहेगा एथलीट। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे।
मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, पर मेरे जो अभी फिलहाल जो एथलीट्स हैं, मैंने उनमें ये कंडीशन देखी। स्पीड फैक्ट्री में जो एथलीट्स अभी है, उनमें क्या हुआ कि मैंने उनका हिस्ट्री लिया था। तो जब मैंने उनका हिस्ट्री लिया, तब जाना ये कि उनको जो भी लोड मिल रहा था वो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल में सेम लोड मिलता रहता, और ये चीज पिछले 5 या 6 साल से कंटिन्यूस रही। तो क्या हो रहा था कि वो लोग का परफॉर्मेंस एक स्टैग्नेंसी पे आ गया। और वो स्टैग्नेंसी या एक प्लेटो पे क्यों आया? क्योंकि हमने अभी ही ये बी कंडीशन में देखा कि लोड अगर आप सेम रखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट थोड़ा दिखेगा, पर बाद में वही परफॉर्मेंस मेंटेन रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, और इसलिए उनका ये परफॉर्मेंस सेम रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ उनको बी कंडीशन से ए कंडीशन में लाया। अब उनको एक नया लोड एवरी टाइम में देता था, एवरी 2 हफ्ते देता था या 3 हफ्ते देता था, जिससे क्या हो रहा था, उनका लोड के बाद एक अडेप्टेशन भी हो रहा था, और फिर मैं वापस एक नया लोड दे रहा था, वापस अडेप्टेशन हो रहा था, वापस एक नया लोड दिया, वापस अडेप्टेशन हुआ, और ऐसे वे में अगर मैंने देखा तो उन में से काफ़ी एथलीट्स का परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ। तो इस वे में अगर आप जाएंगे तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली आपको मिलेगा। अब हम तीसरी कंडीशन पे आते हैं, और वो कंडीशन है सी कंडीशन। तो हमने एक लोड दिया। अब लोड होने के बाद आपने एथलीट को अडेप्ट होने ही नहीं दिया। अगर आप एथलीट को अडेप्ट नहीं होने देते और वापस एक लोड दे देते हैं, और वो बहुत एक्सेसिव लोड है, ये लोड का मतलब आप बहुत हाई इंटेंसिटी वाला लोड दे रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थकान वाला लोड दे रहे हैं, और एथलीट अगर अडेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर वो देखो कैसे माल अडेप्ट होता जा रहा है, मतलब अडेप्टेशन का ऑपोजिट, वो अडेप्ट नहीं हो पा रहा है। तो उससे हमें पता चला कि परफॉर्मेंस जो यहाँ पे हमारा था, होम्योस्टेसिस था हमारा, उससे कितना नीचे उतर गया। अब ये नीचे परफॉर्मेंस क्यों उतरा? क्योंकि हमने अडेप्टेशन का चांस ही नहीं दिया। तो ये चीज़ आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 3 कंडीशंस थी कि आप परफॉर्मेंस को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं एक अच्छे अडेप्टेशन लाने के बाद। अब हम नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो लिखा है, ट्रेनिंग का एक मकसद होता है, और वो है कि प्रोग्रेसिवली और सिस्टमैटिकली, मतलब एक गतिशील वे में और एक अच्छी सिस्टम से अगर आप ट्रेनिंग स्टिमुलस देते हैं या लोड देते हैं, तो वो एक अच्छा अडेप्टेशन देगा, और अच्छा अडेप्टेशन अगर होगा तो परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि अब आपका ये जो अडेप्टेशन होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है आपकी ट्रेनिंग के साथ या ट्रेनिंग के अनुसार। तो अडेप्टेशन इज हाईली स्पेसिफिक टू ट्रेनिंग। तो इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी ट्रेनिंग आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड रखें। आप कौन सी स्पोर्ट में है उसके रिलेटेड आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। कौन सी एनर्जी सिस्टम यूज होती है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपके स्पोर्ट में कौन सी स्किल्स है, तो उसके अनुसार आप ट्रेनिंग रखें। और साथ ही में आपकी कौन सी मोटर एबिलिटीज यूज हो रही है, जैसे स्पीड यूज हो रहा है, स्ट्रेंथ यूज हो रहा है, एंड्योरेंस यूज हो रहा है, कितना हद तक वो चीज़ यूज हो रहा है, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कुछ भी करवाओगे, एथलीट उससे अडेप्ट होगा। तो ये चीज़ स्पेसिफिक टू ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, कितना टाइम लगेगा अडेप्ट होने में, ये डिपेंड करता है आपकी स्किल कॉम्प्लेक्सिटी पे। मतलब स्पोर्ट्स में कितनी कॉम्प्लेक्स है स्किल या कितनी कठिन है स्किल। अगर आप पोल वॉल्ट की बात करोगे तो डेफिनेटली ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी अलग अलग स्किल्स हैं।
अगर आप स्प्रिंट की बात करेंगे या मिडिल लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे तो उसमें बहुत कम स्किल होती है, तो उसमें अडेप्टेशन का टाइम कम हो जाएगा। दूसरी चीज, आपकी फिजियोलॉजिकल डिफिकल्टी कितनी है स्पोर्ट की, मतलब आपका जो एनर्जी सिस्टम यूज हो रहा है या आपकी बॉडी पे कितना असर पड़ रहा है, वो चीज भी आपको देखना है और उससे उसके अनुसार आपका अडेप्टेशन का टाइम भी डिसाइड होता है। तो अगर आप बहुत हैवी इंटेंसिटी वाली ट्रेनिंग देते हैं या बहुत हार्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका टाइम भी अडेप्टेशन का ज़्यादा हो जाएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी ऑफ स्पोर्ट, कि आप मेंटली कितना स्ट्रांग, आपका स्पोर्ट मेंटली कितना स्ट्रांग है या आपको कितना स्ट्रांग रहना पड़ता है आपके स्पोर्ट में मेंटली। तो ये सारी चीज़ भी आपका टाइम डिसाइड करती है अडेप्टेशन का। तो जितना कॉम्प्लेक्स, मतलब जितना कठिन होगा आपका स्पोर्ट, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा बॉडी को अडेप्ट करने में। तो अगर आप कोई एथलीट को देख रहे हैं जिसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो रहा है, उसका मतलब यही है कि कोच काफ़ी अच्छे से, एक अच्छी सिस्टम से और एक गतिशील रास्ते से एथलीट का लोड बढ़ा रहा है। और अब ये जो लोड है वो बॉडी में 3 प्रकार के कार्य करता है। एक न्यूरोमस्कुलर, दूसरा मेटाबॉलिक और तीसरा कार्डियोरेस्पिरेटरी। तो ये जो न्यूरोमस्कुलर लोड है या न्यूरोमस्कुलर फंक्शन है वो आपकी मूवमेंट्स और कोऑर्डिनेशन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, मतलब दक्षता, मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन की दक्षता बढ़ाता है। और साथ ही में आपकी रिफ्लेक्स एक्टिविटी, मतलब पलट गतिविधि बढ़ाता है नर्वस सिस्टम से। तो आप कितना जल्दी वो चीज़, वो कार्य कर पाओगे, वो आपका अडेप्टेशन पे बेस्ड है। तो स्पीड जो आपकी है, जो स्प्रिंटर को बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग जंपर्स को बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ऐसी अलग अलग इवेंट्स हैं जिनको बहुत ज़रूरी है, वो डेफिनेटली अडेप्टेशन पे डिपेंडेंट है। कि अगर आपका एथलीट को आप कंटिन्यूसली एक लोड दे रहे हैं और वो एथलीट उससे अडेप्ट हो चुका है, तो आपको, आपका एज अ कोच फर्ज बनता है कि आप वो लोड को इंक्रीज करें कुछ भी परिवर्तन लाने के साथ। आप शायद वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं या टाइम ड्यूरेशन कम कर सकते हैं या एक्सरसाइज ही चेंज कर सकते हैं, वो पूरा आप पे डिपेंडेंट है। सेकंड, मेटाबॉलिक फंक्शंस, या इससे, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आपके एटीपी सीपी स्टोर्स बढ़ाते हैं, मस्कुलर ग्लाइकोजन स्टोर्स बढ़ाते हैं और लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कैपेसिटी भी बढ़ाता है। अगर आपको ये वर्ड्स अभी समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो मैं एनर्जी सिस्टम्स पे लेने वाला हूँ, तो आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। और तीसरा जो है वो है कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। तो आपका जो भी अडेप्टेशन हो रहा है वो ये तीन फंक्शंस में चेंजेस लाता है बॉडी में। और तीसरा है कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शन। वो क्या करता है, आपका लंग का वॉल्यूम बढ़ाता है, आपका हार्ट का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी थिकनेस बढ़ाता है, और जब थिकनेस बढ़ती है तब स्ट्रोक वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है। तो ये सारा फिजियोलॉजी का पार्ट है, पर हम धीरे धीरे ये सारी चीज भी पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं कि कोई भी ट्रेनिंग का एक ही मकसद होता है कि वो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट लाए। और ये आपने देखा कि ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका जो करंट थ्रेशोल्ड है, मतलब करंट द्वार जो है आपका अडेप्टेशन का, वो हम ब्रेक करेंगे। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर हम एक सब ऑप्टिमल ट्रेनिंग लोड देते हैं, सब ऑप्टिमल मतलब कि आपका जो अडेप्टेशन लेवल है उससे मैंने कम लोड दे दिया,
तो क्या होता है कि आपका अडेप्टेशन सिर्फ आपका जो लेवल है उधर तक ही आ पाएगा या उससे कम रह जाएगा। पर अगर आप ऐसा एक ऑप्टिमल ट्रेनिंग लोड देते हैं, मतलब आपका जो लेवल है ऑलरेडी उससे 10% ज़्यादा मैंने लोड दे दिया, तो उससे क्या हुआ कि आपका अडेप्टेशन हुआ और एक नया थ्रेशोल्ड बन गया अडेप्टेशन का, और जिससे आपको दिखा कि इंक्रीज इन थ्रेशोल्ड ऑफ अडेप्टेशन हुआ। और अगर आपका अडेप्टेशन में इंक्रीज होता है तो हमने पिछली स्लाइड में देखा कि परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगा। तो ये चीज आप अब समझ चुके हो। तो ब्रेकिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ अडेप्टेशन शुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम बॉडी की अनुकूली प्रतिक्रिया मतलब अडेप्टिव रिस्पॉन्स के लिए एक निश्चित प्रतिक्रिया बनाता है, मतलब एक सर्टेन रिएक्शन देता है आपके अडेप्टिव रिस्पॉन्स के साथ, और उसे हम कहते हैं ट्रेनिंग इफेक्ट। तो अगर आप कोई भी ट्रेनिंग लोड आपके एथलीट को देते हैं, उसके साथ एक बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, और वो चेंजेस आपके ट्रेनिंग इफेक्ट होते हैं। तो ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है या 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट, दूसरा है डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट, और तीसरा है क्यूमुलेटिव ट्रेनिंग इफेक्ट। तो इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट क्या है कि वो ट्रेनिंग के दरमियान या तो तुरंत बाद नजर आता है, और ये सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो जैसे आपने देखा है कि आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, अगर आपको मैंने 10 रेपिटेशंस दे दिए 100 के, तो क्या होता है आपका हार्ट रेट बढ़ता है, और उसके साथ साथ आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, हार्ट रेट भी बढ़ेगा, तो आपको थकान भी ज़्यादा लगेगी। और जैसे जैसे आपकी थकान ज़्यादा होने लगती है, आपका ट्रेनिंग आउटपुट या फोर्स प्रोडक्शन, या आप जितना फोर्स प्रोड्यूस कर पाते हैं वो भी कम होने लगता है। तो ये सारी जो है वो इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट्स है। दूसरा जो है वो है डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट। तो ये क्या होता है, एक फाइनल आउटकम होता है ट्रेनिंग सेशन का। फाइनल आउटकम मतलब फाइनल परिणाम, रिजल्ट होता है आपके ट्रेनिंग सेशन का। और ये मोस्टली अगर आप अच्छे से आप अडेप्टेशन फॉलो करवाएंगे तो इसके काफ़ी सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। तो जैसे ही आपका फटीग जो इमीडिएट इफेक्ट के साथ आया था, इमीडिएट ट्रेनिंग इफेक्ट के साथ आया था, वो खत्म होने लगता है जैसे ही आप अच्छा न्यूट्रिशन लेने लगते हैं, अच्छा रेस्ट लेने लगते हैं, उसके बाद आपको ट्रेनिंग का एक पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा, और यही चीज़ है डिलेड ट्रेनिंग इफेक्ट। और ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रेनिंग बाउट कितने समय का था, कितना हार्ड था, और कितना इंटेंस था। ठीक है, तो अगर जितना ज़्यादा इंटेंसिटी वाला सेशन होगा या जितना हार्ड सेशन होगा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा वो फटीगनेस को हटने के लिए और आपको पॉजिटिव ट्रेनिंग इफेक्ट्स देखने के लिए। और जब आप बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग सेशंस के लोड देखते हैं या बहुत सारे ट्रेनिंग फेजेस के लोड देखते हैं, तब एक क्यूम्युलेटिव इफेक्ट दिखता है। क्यूम्युलेटिव का मतलब कॉम्बिनेशन, बहुत सारे लोड का कॉम्बिनेशन, समेशन। तो अगर आप हाई लोड्स और लो लोड्स को अल्टरनेट करते रहते हैं, तब आपको एक अच्छा क्यूमुलेटिव इफेक्ट दिखेगा। तो जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि जो ए वाला एथलीट था, उसका क्यूमुलेटिव ट्रेनिंग इफेक्ट इतना अच्छा था कि उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो गया। और आपने अगर सी वाले एथलीट का लोड देखा होगा तो वो अडेप्ट नहीं हो पा रहा था, उसको हाई लोड पे हाई लोड मिल रहा था और वो अडेप्ट हो ही नहीं रहा था एथलीट। तो आपने देखा
कि उसका क्यूम्युलेटिव ट्रेनिंग इफेक्ट बहुत नेगेटिव वे में जा रहा था और वो खराब ट्रेनिंग इफेक्ट आपको देखने को मिला। तो अब हम आ रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पे, और ये जो कंसेप्ट है वो है सुपर कंपेंसेशन साइकिल। अब हमारी बॉडी हमेशा अपनी होम्योस्टेसिस मेंटेन करना चाहती है, तो ये जो लाइन है वो बॉडी हमेशा मेंटेन करना चाहेगी, और इसलिए वो हेलो ट्रेनिंग। सर। हाँ, यस। सर आपकी वॉइस है रुक रुक के आ रही है सर। ओके, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा तो आपको शायद अच्छे से मिल जाए। ओके सर, नो प्रॉब्लम। या तो हमारी बॉडी हमेशा ये होम्योस्टेसिस लाइन मेंटेन करना चाहती है, और इसलिए वे ट्रेनिंग से जो भी स्ट्रेस आया, जैसे हमने एक ट्रेनिंग सेशन लिया और उससे कोई स्ट्रेस आया, तो वो ट्राई करेगा कि वापस अपना होम्योस्टेसिस पे आ जाए और अडेप्ट होने लगती है। और ये जो अडेप्टिव रिस्पॉन्स है, ये जो वापस होम्योस्टेसिस पे आने वाला जो रिस्पॉन्स है, उसे हम सुपर कंपेंसेशन कहते हैं। तो जब एथलीट को एक ट्रेनिंग स्टिम्युलस मिलता है, जब एथलीट ट्रेन करता है, तब उसे अलग अलग स्टिम्युलसेस हम देते हैं, जैसे स्पीड ट्रेनिंग देते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग देते हैं, और ऐसी काफ़ी अलग अलग ट्रेनिंग हम देते हैं। तो उनकी फिजियोलॉजी में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। हार्ट, जैसे हमने देखा, हार्ट रेट चेंज होना, और मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, जैसे एटीपी सीपी सिस्टम के स्टोर्स खत्म हो जाते हैं, पीसीआर सिस्टम के स्टोर्स कम हो जाते हैं, ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम के मसल ग्लाइकोजन कम होने लगता है, हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, और वैसे ही बहुत सारे अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं ट्रेनिंग स्टिमुलस से। और ये सभी डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टाइप ऑफ ट्रेनिंग पे। जितना ज़्यादा वॉल्यूम, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी होगा, जितना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होगा, उतना ही फिजियोलॉजी में ज़्यादा चेंजेस आएगा। अब ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आए, उससे हम फेज 1 में आते हैं। ये जो फेज है वो फेज 1 है, जिसको हम फटीग वाला फेज बोलते हैं। तो ये फटीग वाला जो फेज है वो ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के बाद आता है, और एथलीट वो थकान मिटाने और एथलीट वो थकान मिटाना चाहता है। कॉर्टिसोल लेवल्स उसके कम हो गए, उसके ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो गए, लैक्टिक एसिड भर गया उसकी बॉडी में। अब कितना टाइम लगेगा एथलीट को रिकवर करने में, वो एथलीट के ट्रेनिंग स्टेटस पे डिपेंड करता है। तो अगर एथलीट वेल ट्रेन्ड है तो एथलीट जल्दी इस फेज से रिकवर कर लेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो इस फेज में डिपेंड करता है वो है न्यूट्रिशन। अगर आप अच्छा डाइट नहीं लेते हैं इस फेज में, 1 से 2 घंटे में अगर आप अच्छा डाइट नहीं लेते हैं, तब ये फेज बहुत लंबा हो सकता है। तो इसलिए मैं मेरे एथलीट्स को हमेशा बोलता आया हूँ कि ट्रेनिंग सेशन खत्म होने के 45 मिनट्स के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ खा पी लो। जैसे मैं सजेस्ट करता हूँ कि चॉकलेट मिल्क आप ले लो, जिसमें एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स भी होता है और अच्छा प्रोटीन भी होता है। या तो एक अच्छी सी सैंडविच खा लो जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी होती है, और उसमें थोड़ा आप पनीर छीन लोगे तो आपको अच्छा प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो ये फेज में न्यूट्रिशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे कि सेकंड फेज कौन सा है। तो सेकंड फेज में क्या होता है कि बॉडी
वो जो फटीग वाली अवस्था थी उससे वापस अपनी होम्योस्टेसिस में आने का प्रयत्न करेगा। मीटिंग एंड होने में शायद 5 मिनट रह गई है, तो जैसे ही मीटिंग खत्म होती है आप वापस रिज्वाइन कर लेना। तो 1 या 2 घंटे के बाद बॉडी वापस अपनी होम्योस्टेसिस पे आने का शुरू कर देगी। और ये जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है और प्रोग्रेसिव है। मतलब आपने देखा कि ये प्रोसेस जो है वो स्लो है, लंबा समय लेता है और वो एक गतिशील वे में जा रहा है, प्रोग्रेसिव वे में जा रहा है, और काफी घंटे या काफी दिन लग जाते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा 24 घंटे से 48 घंटे भी लग जाते हैं यहाँ तक पहुंचने में। तो वैसे कंपनसेशन फेज जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होता है वैसे शुरू हो जाता है। तो आपके लिए अब मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रहा हूँ। एक है कि आपके जो एटीपी स्टोर्स होते हैं, जो 3 सेकंड तक काम करने वाली एक्सरसाइजेस होती है, वो 3 से 5 मिनट में कंप्लीटली रिकवर हो जाएगी, 100% रिकवर हो जाएगी। तो इसलिए बोला जाता है कि आपका अगर स्पीड वर्कआउट है या 3 से 4 सेकंड वाला कोई वर्कआउट है, तो आपको 3 से 5 मिनट का रिकवरी हर एक रेपिटेशन के बीच में लेना चाहिए, अगर आपको वो चीज़ मेंटेन करना है। दूसरा, आपके जो पीसीआर स्टोर्स है, फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स है, वो 8 मिनट में रिस्टोर होने लगते हैं। और अगर बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है तो वो 15 मिनट तक रिकवर करने में लग जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पीसीआर स्टोर्स या फॉस्फोक्रिएटिन स्टोर्स पे वर्क कर रहे हैं तो आपको 8 मिनट से 15 मिनट का रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज खत्म करने के 2 घंटे के अंदर अंदर, जब एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हुई उसके 2 घंटे के अंदर अंदर आपके जो स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल वाले एक्टिविटीज है जैसे जंपिंग, तो वो आंशिक रूप से या पार्शियली रिस्टोर हो जाते हैं, मतलब आधा रिस्टोर हो जाता है। पर उसका जो फुल रिस्टोरेशन है उसको 6 से 7 दिन लग जाते हैं। और इसलिए बोलते हैं कि प्लायोमेट्रिक सेशन वीकली एक सेशन ही आप रखो। अब मसल में जो ग्लाइकोजन स्टोर्स है, वो ग्लाइकोजन स्टोर्स 20 से 24 घंटे में वापस बेसलाइन लेवल पे आ जाते हैं। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट इनटेक है वो इस पे बहुत ही इम्पोर्टेंस दर्शाता है। तो आपका मसल ग्लाइकोजन कितना जल्दी वापस बेस पे आएगा वो आपके कार्बोहाइड्रेट इनटेक पे डिपेंड करता है। और इसलिए कहा जाता है कि ट्रेनिंग के बाद आपको एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट इनटेक वाला डाइट खाना चाहिए। अच्छा राइस खाओ, अच्छा रोटी खाओ, अच्छा पास्ता खाओ। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। और एक चीज, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सरसाइज के 4 घंटे बाद 50% इंक्रीज हो जाता है। तो एक्सरसाइज के 4 घंटे बाद जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो 50% इंक्रीज हो जाता है। और इसलिए ये फेज को हम एनाबॉलिक फेज बोलते हैं। एनाबॉलिक का मतलब होता है कि बॉडी में कुछ ना कुछ बनना शुरू हो जाता है, और कैटाबॉलिक का मतलब है कि बॉडी में कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन होता है या टूटता है। अभी एक मिनट ही रह गई है तो हम वापस रीजॉइन कर लेंगे सेशन में। ऑलराइट। और जो प्रोटीन सिंथेसिस रेट है वो 24 घंटे पे, 24 आवर्स पे 109% तक बढ़ जाता है। 109% तक बढ़ जाता है। जस्ट ए सेकेंड, मैं चैट बॉक्स चेक कर लेता हूँ। ओके।
सो बेसलाइन, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपके जो प्रोटीन सिंथेसिस रेट है वो 24 घंटे पे, तकरीबन 24 घंटे पे 109% बढ़ जाता है। और 36 आवर्स पे, जहां पे कंपेंसेशन फेज ऑलमोस्ट खत्म होता है, वहां पे आके वो बेसलाइन पे पहुंच जाता है। और इसी वजह से ये पीरियड को आप एनाबॉलिक फेज कहते हैं। अब हम अगर थर्ड फेज की बात करें तो ये बेसिकली सुपर कंपेंसेशन फेज है। तो अगर आप दो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशंस के बीच अच्छा खासा गैप रखते हैं, तब बॉडी कंप्लीटली वो थकान से मुक्त हो जाती है या फ्री हो जाती है, और आपके सारे एनर्जी सोर्सेज भी रिस्टोर हो चुके हैं। जैसे हमने देखा कि एटीपी की सिस्टम भी रिस्टोर हो चुका है, पीसीआर सिस्टम भी रिस्टोर हो चुका है, और ग्लाइकोलाइटिक सिस्टम भी रिस्टोर हो चुका है। तो और आप थकान से भी पूरे मुक्त हो चुके हो। तो अगर आप दो ट्रेनिंग सेशन के बीच, दो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन के बीच अच्छा गैप रखते हैं, तो ये फेज आता है जिसको हम सुपर कंपेंसेशन फेज बोलते हैं, जिसमें आपकी कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ती है और आपकी होम्योस्टेसिस लाइन थोड़ी ऊपर आ जाती है। और इस समय आपकी बॉडी सुपर कंपेंसेशन फेज में आ जाएगी और फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो आपका जो फोर्स जनरेट करने वाली जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है कि अगर आप आफ्टर एवरी ट्रेनिंग सेशन वर्टिकल जंप टेस्ट या हॉरिजॉन्टल जंप टेस्ट या स्टैंडिंग ब्रॉड जंप टेस्ट लेते हैं, तो उससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि एथलीट का फटीग लेवल कितना पहुंचा है। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में जो उसका वर्टिकल जंप था, वही सेशन, वही वर्टिकल जंप आपको, अगर आपने अच्छी रिकवरी दी होगी, अच्छा ट्रेनिंग लोड दिया होगा, तो यहाँ पे उसका वही वर्टिकल जंप वापस देखने मिलेगा। तो ये चीज़ आपको एक अच्छी मेथड हो सकती है अगर आपको यूज़ करनी हो तो टेस्टिंग के लिए। और आपके मसल सोरनेस, जो डोम्स बोलते हैं हम, डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, तो वो भी वापस बैक टू नॉर्मल इतने घंटे में आ जाता है। तो ये थर्ड फेज सुपर कंपेंसेशन फेज है। और 72 आवर्स तक में, अराउंड 72 आवर्स तक, या 72 को हम बोल सकते हैं 3 दिन तक में ये मसल सोरनेस आपकी बॉडी से हट जाता है, और ये सुपर कंपेंसेशन फेज आपको दिलाता है। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि साइकोलॉजिकल या मानसिक सुपर कंपेंसेशन भी होता है, जिसमें आपका एथलीट हाई कॉन्फिडेंस दर्शाएगा, बहुत एनर्जेटिक फील करेगा, पॉजिटिव थिंकिंग दिखाएगा, और फ्रस्ट्रेशन और ट्रेनिंग स्ट्रेस के साथ सामना करने की एबिलिटी भी दिखाएगा या योग्यता भी दिखाएगा। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि अगर आपका एथलीट बहुत कॉन्फिडेंट है या बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा है, कि वो पॉजिटिवली थिंक करना शुरू कर रहा है, और ट्रेनिंग स्ट्रेस का जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसके साथ भी वो इजीली डील कर रहा है, तो उसका मतलब कि एथलीट सुपर कंपेंसेशन फेज में आ रहा है। तो आपको ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रखना है एज अ कोच। पर अगर आपने यहाँ पे ये स्टेज में थर्ड फेज में आपने और एक ट्रेनिंग स्ट्रेस नहीं दिया, तो बॉडी क्या करेगी, वापस होम्योस्टेसिस पे आना स्टार्ट कर देगी। और वो फेज, फोर्थ फेज को हम बोलते हैं इनवॉल्यूशन फेज। तो अगर आप दो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन के बीच बहुत ही ज्यादा लंबा गैप दे रहे हैं,
तो वो सुपर कंपेंसेशन की इफेक्ट्स कम हो जाएगी और इनवॉल्यूशन फेज शुरू हो जाएगा, जिसमें परफॉर्मेंस वापस अपनी बैक टू नॉर्मल कैपेसिटी पे आ जाएगा और होम्योस्टेसिस पे आ जाएगा। तो जैसे हमने देखा था फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में कि बी वाला जो एथलीट था उसको अगर हम सेम ट्रेनिंग लोड दे रहे थे या बहुत लंबा गैप दे रहे थे ट्रेनिंग के बीच में, तो उसका इम्प्रूवमेंट बहुत कम दिख रहा था या स्टेबल हो चुका था। तो ये प्रोसेस के कारण वो चीज़ हो रहा था, क्योंकि हम या तो बहुत लंबा गैप दे रहे थे ट्रेनिंग में या तो सेम ट्रेनिंग लोड दे रहे थे। तो अब ये जो कर्व बना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये जो कर्व बना उसे हम सुपर कंपेंसेशन साइकिल बोलते हैं। और ये कर्व हर एक एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एक्सरसाइज के लिए इतना ही समय लगेगा सुपर कंपेंसेशन आने के लिए। तो मैं दो एग्जांपल्स दूंगा आपको। पहला एग्जांपल है कि अगर आप मीडियम इंटेंसिटी एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं, जैसे अगर आप 60 to 70% पे कोई एरोबिक एंड्योरेंस ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसका जो सुपर कंपेंसेशन फेज है, ये वाला जो फेज है, वो सिर्फ 6 से 8 घंटे में ही आ जाएगा। और ये डिपेंड करता है आपकी एनर्जी सिस्टम कौन सी यूज हो रही है, कितना हाई इंटेंसिटी वर्क किया है। तो ये सब के कारण ये सुपर कंपेंसेशन जल्दी आ चुका है, क्योंकि लोड उतना ज्यादा नहीं था। पर अगर आप बहुत ही ज्यादा इंटेंस सेशन देते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड सेशन देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड वाला जो सिस्टम है, वो बहुत ही हाई डिमांड, बहुत ही हाई प्रेशर में आ जाता है। और उस दरमियान ये वाला कर्व फॉलो होता है, जिसमें 24 से 48 घंटे लग जाते हैं सुपर कंपेंसेशन आने में। तो आपको ये सारा चीज भी ध्यान देना है कि हर एक एक्सरसाइज के लिए ये कर्व चेंज होगा। और यहाँ पे एज अ कोच आपकी क्रिएटिविटी है कि आप कैसे ट्रेनिंग एडजस्ट करेंगे, और ये आपका कोचिंग आर्ट है। साइंस के साथ आर्टिस्टिक आप कितने हो वो आपको दिखाएगा। तो आपने देखा होगा कि काफी एलीट एथलीट्स दिन में 2 या 3 ट्रेनिंग सेशंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सुपर कंपेंसेशन कैसे मैनेज करते हैं वो लोग। वो तो दिन में 2 या 3 सेशंस कर लेते हैं, राइट। तो जब कम टाइम होता है 2 ट्रेनिंग सेशन के बीच, जब कम टाइम होता है 2 ट्रेनिंग सेशन के बीच, तब कोच और एथलीट को इंटेंसिटी, मतलब कितना हाई इंटेंसिटी में या कितना कम इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ऑल्टरनेट करना चाहिए ट्रेनिंग सेशंस के बीच। और इससे क्या होगा, इससे जो एनर्जी डिमांड है आपकी वो चेंज हो जाएगी और रिकवरी में आसानी हो जाएगी। तो अगर आप हाई इंटेंसिटी सेशन दे रहे हैं पहला, तो दूसरा सेशन आपका मीडियम या तो फिर लो इंटेंसिटी वाला होना जरूरी है। पर वो डिपेंड करता है अगर आप एक ही दिन में 2 या 3 ट्रेनिंग सेशन करवा रहे हैं तब। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। और रिसर्च ने ये कहा है कि अगर एथलीट्स ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस लेता है तो उसका इम्प्रूवमेंट रेट भी ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे एथलीट्स एलीट लेवल पे जाते हैं, तो आपको एज अ कोच ध्यान रखना है कि उनका ट्रेनिंग सेशंस बढ़ाना है। अगर ट्रेनिंग सेशंस आप बढ़ा पा रहे हैं तो फिर उनका इम्प्रूवमेंट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये चीज़ पे आपको एज अ कोच वर्क करना है। और अगर आप एथलीट को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन के बीच या आप एथलीट्स को हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग सेशन हर
एक सेशन में दे रहे हैं, या मॉर्निंग में भी दिया, इवनिंग में भी दिया, तो क्या होता है, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती और ओवर ट्रेनिंग के सिम्टम्स दिखने लगेंगे और एथलीट एथलेटिक्स छोड़ के भाग जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, अडेप्टेशन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एक जनरल नॉलेज। तो हम अभी एक यही सेशन, मतलब हमारा जो ये पढ़ाई वाला जो सेशन था, उसका एग्जाम्पल लेके मैं एक आपको पूरा सेशन का एक समरी देता हूँ। तो यहाँ पे हम देख लेंगे पहले। तो ये 3 प्रकार के हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे आज, शायद 10-12 स्टूडेंट्स होंगे, उसमें से हमारे पास 3 प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे। मैंने सभी को एक सेम लोड दिया है। अब अगर एथलीट की होम्योस्टैटिक कैपेसिटी अच्छी होगी, मतलब अब उसका लेवल, ग्रास्पिंग लेवल अच्छा होगा, तो वो अडेप्ट अच्छे से कर लेगा। पर अगर, अब सेकंड वाले पे देखते हैं, अगर एथलीट अडेप्ट कर रहा है और मैंने नेक्स्ट टाइम भी सेम लोड दिया, तो क्या होगा, वो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कम दिखेगा, ये बहुत ही कम दिखेगा। पर अगर मैंने एवरी सेशन में एक नया और अच्छा लोड दिया आपको, तो क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता जाएगा। और एक लास्ट वाला है जिसको मैं विपुल बोलूंगा क्योंकि विपुल मैं बोलूंगा क्योंकि वो अडेप्ट शायद ना कर पाए, क्योंकि उसका बेस लेवल थोड़ा लो है। तो अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाए और नेक्स्ट सेशन में भी वो आ गया ट्रेनिंग में, या हमारे नेक्स्ट सेशन में भी आ गया पढ़ाई में, तो उसका क्या होगा, मैंने ज़्यादा लोड दे दिया। अब ज़्यादा लोड दे दिया तो उसका और अडेप्टेशन बिगड़ा, और ऐसे करते करते उसका परफॉर्मेंस कम होता जाएगा। तो विपुल, आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक बेस लेवल पे आप पहुंचना है, और वो बेस लेवल के बाद आपको अडेप्टेशन शुरू करना है, और बाद में मैं एक नया लोड दूंगा। तो विपुल, स्पेशली आपके लिए मैं कल का सेशन सभी को ब्रेक दूंगा, क्योंकि मैं एक जनरलाइज्ड ट्रेनिंग फॉलो कर रहा हूँ अभी। तो कल का सेशन सभी के लिए ब्रेक होगा, ताकि आप ये चीज़ से अडेप्ट कर पाए आज जो भी हम पढ़े, और उसको ठीक से समझ पाए, और फिर मैं आपको एक नया लोड दूंगा। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। सो थैंक यू। और मैं आप सभी को एक क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू लर्न इन टुडेज सेशन दैट यू वुड इनकॉर्पोरेट इन योर ट्रेनिंग सेशंस नाउ ऑन। मतलब आप आज ऐसा क्या सीखे जो आप आपके ट्रेनिंग सेशंस में अब से यूज करेंगे। तो आपके जो भी आंसर्स है वो आप मुझे speedfactory.edu@gmail.com पे मेल कर सकते हैं आज या कल में। तो इससे क्या होगा, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग का मुझे अंदाजा आएगा कि आप कितना अच्छा अंडरस्टैंड कर चुके हो ये टॉपिक। सो थैंक यू। अब किसी को भी कुछ बोलना है या क्वेश्चंस है तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। यस, तो अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है या आप कुछ भी बोलना चाहते हैं ये ट्रेनिंग सेशन के ऊपर, तो आप बोल सकते हैं। हेलो सर। यस, यस विशाल। વિશાલ અવાજ નથી આવી રહ્યો તારો। ऑलराइट, कोई और अगर कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है। यशु का एक क्वेश्चन है
सर आपने हमें 2 टाइप की लोडिंग सिखाई हुई माइक्रो साइकिल में, ग्रेजुअली इंक्रीज 3 microcycle and then recovery, parallel load up to 3 microcycle then recovery, which is more preferable. यशु, मैं इस चीज़ पे आने वाला हूँ कुछ ही लेक्चर्स में कि लोडिंग आप कैसे करने वाले हो या लोडिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो हम उसमें ये टॉपिक के ऊपर 100% चीज़ों पे बात करेंगे। पर अगर मेरा इंटेंशन, अगर आप मेरा कोई एक्सपीरियंस अगर आप बोलेंगे तो ग्रेजुअली 3 माइक्रोसाइकिल तक आप इंक्रीज करें। जो अच्छे एलीट लेवल के एथलीट्स हैं उनको 3 माइक्रोसाइकिल तक इम्प्रूव करते रहे लोड, और 4th माइक्रोसाइकिल में आप रिकवरी माइक्रोसाइकिल दोगे। और अगर एथलीट यंग है, अगर एथलीट बिगिनर है या इंटरमीडिएट है, तो आप उनको पैरेलल लोडिंग दे 3 माइक्रोसाइकिल तक और फिर रिकवरी दे। तो उससे क्या होगा, उनका अडेप्टेशन ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो दैट इज़ व्हाट आई प्रेफर। तो और किसी को भी अगर कुछ डाउट है या ट्रेनिंग सेशन के ऊपर कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। आज का लेक्चर के ऊपर कुछ बोलना है तो। मैं देख रहा हूँ मेरे 2 एथलीट्स हैं यहाँ पे, उपेन और धार्मिक। तो मैं उनसे पूछूंगा कि उनको ये सेशन से क्या समझ आया और क्या हम इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं ट्रेनिंग में। तो हमें ये चीज़ जानना है। तो आप में से कोई भी एक बोल सकता है। ऑब्वियस सर, मतलब हाँ पहले से फॉलो कर रहे हैं। जो आपने बोला कि हाँ वो जो मतलब ट्रेनिंग से जो पहले नहीं फॉलो किया जा रहा था और एक ही मतलब सारे एथलीट को एक ही टाइप का लोड दिया जा रहा था और जिससे हमारा एक प्लाटो आ गया था, परफॉर्मेंस वहाँ रुक गया था। और आपने बोला कि जो मैंने इम्प्रूव किया, जो बी टाइप के एथलीट थे उनसे मैंने उनको ए टाइप पे मतलब थोड़ा पुश किया, मतलब वो सिखाया, तो उससे Right. ऑब्वियसली हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुआ है। सो थैंक यू सर। ऑल राइट। सो हरीराम भी है यहाँ पे, ओके, उपेन भी है, गुड। ऑल राइट। सो मैं चाहूँगा कि पिंकल मैम कुछ बताए ये सेशन के बारे में, और आई होप ये सेशन सभी को समझ आया हो। मैंने हिंदी पे बहुत वर्क किया है तो मैंने पूरा 2 दिन सिर्फ हिंदी पे वर्क किया है ये सेशन लेने के लिए। आई होप सभी को समझ में आया हो। तो पिंकल मैम, या यस डेफिनेटली आपने हिंदी पे बहुत ज़्यादा वर्क किया है, क्योंकि मैंने आज से पहले इतना हिंदी आपसे नहीं सुना था। तो बहुत अच्छा सेशन था, सारे पॉइंट्स क्लियर थे। मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि जो आपने ट्रेनिंग का स्टिमुलस बताया उसमें कैटाबॉलिक ठीक और एनाबॉलिक का थोड़ा समझा सकते हैं आप? ओके। तो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक क्या है? कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, पहले तो ये दोनों चीज जब हम मिलाते हैं तो मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। तो कैटाबॉलिक क्या है कि बॉडी में जो चीज ब्रेक डाउन होती है, जैसे अगर हमने ट्रेनिंग सेशन किया तो ट्रेनिंग सेशन करते वक्त और उसके बाद क्या होता है कि बॉडी में कुछ चीजें ब्रेक डाउन होती है। जैसे हमारा एनर्जी सिस्टम्स यूज होने लगता है, तो वो जो एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होना। तो ये सारी चीजें कैटाबॉलिज्म होती है। और दूसरा जो है वो एनाबॉलिक चीज है। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है, अगर आप स्टेरॉइड्स में भी देखते हैं तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आते हैं। तो एनाबॉलिक क्या होता है कि वो बढ़ाता है, कुछ भी चीज को ग्रोथ करवाता है। तो एनाबॉलिक का मतलब है कि बॉडी में ग्रोथ होना शुरू हो गया। तो जब भी प्रोटीन आता है, प्रोटीन सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में ग्रोथ और रिपेयर का काम करता है। तो प्रोटीन जहां से शुरू होता है, जो 4 घंटे पे एक्सरसाइज के 4 घंटे के बाद बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, तो वो फेज एनाबॉलिक फेज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो आई होप इतना क्लियर है आपके लिए। यस यस क्लियर है। या
और दूसरा मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी जो आपने एडेप्टेशन का बताया वो हाँ कि और सबको अगर क्लियर हो जाए वो एक एग्जांपल से। हाँ जैसे एडेप्टेशन वो चीज़ है, अगर मैं कोई ब्लॉक स्टार्ट सिखा रही हूँ या कोई भी रनिंग टेक्निक अगर मैं सिखा रही हूँ, तो वो टेक्निक मैंने आज सिखा दी, मैं एक वीक तक, एक महीने तक, 2 महीने तक कंटिन्यू उसको वही सिखा रही हूँ। जैसे कॉमन चीज होती है आज के एथलीट में कि आर्म एक्शन किसी की प्रॉपर नहीं होती जब वो बिगनर्स होते हैं तब, पर ज्यादातर कोचेस उस पर ध्यान नहीं देते और वो कंटिन्यू 1 साल तक, 2 साल तक, और वो एथलीट में इतना एडेप्ट हो जाता है कि कभी कभी वो एलिट लेवल पे आके भी हम उसको सुधार नहीं पाते फिर। तो वो एक एडेप्टेशन ही है। जैसे हम वर्कआउट में भी एडेप्ट हो जाते हैं, वैसे हमारी टेक्निक भी होती है, स्किल भी होती है, उसमें भी हम एडेप्ट हो जाते हैं। बस मैं यही शेयर करना चाहूंगी कि सबको ये पॉइंट से क्लियर हो गया होगा कि एडेप्टेशन क्या है। करेक्ट करेक्ट। नहीं, काफ़ी अच्छा आपने पॉइंट बताया है कि आप अगर कोई चीज़ इम्प्रूव करवाना चाहते हैं तो वो चीज़ को आपको कंटिन्यूसली वो स्टिम्युलेट करना पड़ेगा, तभी वो अडेप्टेशन देगा। तो ये चीज़ हम वर्क करते आए हैं। पर दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है इस चीज अडेप्टेशन में कि जब तक एथलीट अडेप्ट नहीं हो जाता वो लोड से, तब तक आप दूसरा हाई इंटेंसिटी या हाई सेशन उसको मत दे। जैसे अगर मेरे एथलीट्स ब्लॉक स्टार्ट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ब्लॉक पे बैठना ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम उनको डायरेक्ट एक्सेलरेशन या ब्लॉक रिलीज नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो उनको पहले वो सिखाना है कि ब्लॉक एडजस्टमेंट कैसे करना है, ब्लॉक पे कैसे बैठना है। अगर वो चीज़ क्लियरली आपको दिखती है कि वो अडेप्ट हो चुके हैं उस चीज़ से, वो अच्छे से कर पा रहे हैं, तब आप लोड बढ़ाओ उस चीज़ में और उनको नेक्स्ट फेज पे ले जाओ। और एक क्वेश्चन है यशु का, हाउ कैन वी जज द स्पीड ऑफ आवर एथलीट इन अडेप्टेशन। मैंने जैसे एक एग्जांपल दिया आपको कि वर्टिकल जंप टेस्ट एक अच्छा मेजर है, आरपीई और हार्ट रेट तो है ही, उसी के साथ में वर्टिकल जंप टेस्ट एक अच्छा मेजर है जो आपको बता देगा कि बॉडी अडेप्ट हो चुकी है कि नहीं। तो वर्कआउट के पहले, सेशन के पहले अगर आप वर्टिकल जंप टेस्ट लेते हैं तो उनका परफॉर्मेंस कुछ आएगा। उसके बाद, सेशन के बाद अगर आप चेक करेंगे तो वर्कआउट तो शायद उनका वो जो जंप था वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो बॉडी में फटीगनेस है, थकान है। अब नेक्स्ट सेशन आपने दिया, स्टार्ट के पहले वापस आप चेक करें, अगर वो लेवल है उसका मतलब कि बॉडी अडेप्ट हो चुकी है लास्ट सेशन से। अगर नहीं है तो उसका मतलब कि अभी तक बॉडी अडेप्ट नहीं हुई है लास्ट सेशन से। तो आप ऐसे वे में भी चेक कर सकते हैं। एक वर्टिकल जंप टेस्ट एक अच्छा टेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो अगर और कोई क्वेश्चन हो किसी को तो आप बताइए, या तो हम आज का मीटिंग कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट सेशन हम परसों रखेंगे जो एनर्जी सिस्टम पे होगा। ये 2 टॉपिक्स मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बेस है ये। अडेप्टेशन अगर आप नहीं समझते हो तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग समझना बहुत मुश्किल है, और दूसरी चीज़ एनर्जी सिस्टम आप नहीं समझ रहे हो तो अडेप्टेशन होना या अडेप्टेशन करवाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एनर्जी सिस्टम भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम ये 2 टॉपिक्स पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो एनर्जी सिस्टम रहेगा। ठीक है, अगर और किसी को कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं या हम कंक्लूड करते हैं सेशन। सो नो आई सर, होप, थैंक यू। ऑल राइट, सो आई होप सभी को क्लियर हो गया। थैंक्स अ लॉट एंड यस सर। आई होप इंटरेस्टिंग था। आई ट्राइड कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाऊं मैं ये चीज़ को, क्योंकि बहुत सारा थियरी है ये, तो थियरी को इंटरेस्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो समझ में आता नहीं है जल्दी। यस यस, थैंक यू सर। आज का सेशन मेरे को ऐसा लगा मेरे लिए ही है, मेरी बहुत सारी गलतियां आज मेरे को पता चल गया। यानी जो बिगनर था, जो बी वाला था,
उसको मैं लोड दे रहा था, ऐसा ऐसा ही मेरे यानी मेरी ऐसी सब बहुत गलतियां थी। आज मेरे को उसका पता चल गया। मैं सोचता था कि यूं कैसे होता है, क्यों रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन आज मेरे को सॉल्यूशन मिल गया। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। तो आप जो कुछ भी समझे हैं आज के सेशन में, और आप कैसे उसको यूज करने वाले हैं आपके आगे के ट्रेनिंग सेशंस में, तो प्लीज मुझे मेल करिए speedfactory.edu@gmail.com पे, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग मैं समझ पाऊँ कि आप समझे हो सेशन में या नहीं समझे हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योर डे। थैंक यू सर। या बाय। Thank you, sir. Good day, sir. Good day. Bye.